हर हर महादेव। चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एलएलपी को सबसे पहले मैं कंसेप्ट के साथ शुरू करता हूं। सो अगर आज फिनिश होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आज एलएलपी फिनिश होने की वजह से अपने लेक्चर खत्म हो जाएंगे क्या? अपन 8 तारीख तक लेक्चर लेने वाले हैं, ठीक है? तो इसके बाद में तुमको लॉ कैसे पढ़ना है, या एलएलपी का रिवीजन करना है, या राइटिंग प्रैक्टिस के टिप्स देने हैं, ये सब चीज़ें मेरे को आपको बोलनी है, ठीक है? गुरु के सानिध्य के साथ, गुरु के सानिध्य में कुछ ज़्यादा पल बिताओ तो ज्ञान का क्या भंडारा नहीं भिखारी, ज्ञान का वर्धन होता है। क्या होता है? वर्धन। तो आइए इस कक्षा के अंदर आज हम जानते हैं किस प्रकार आपके एलएलपी में हम आज वित्तीय दर्शन करेंगे। सो वित्तीय दर्शन, एलएलपी का वित्तीय दर्शन सबको समझ में आ रहा है? उधर ओ मरविन, वही है ना भिखारी, तू खड़ा रहे पहले, रेस रेस। हाँ, सो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस करना अच्छा तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं एलएलपी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की। तुम तुम्हारा निकाल लो और शुरू करो लिखना। पेन निकालो, लिखना शुरू करो। चार्ट, चलो स्टार्ट करें। बोलो हाँ या ना। अच्छा सोचते ही नहीं भिखारी लोग। आर यू गाइज रेडी? सो आज हम एलएलपी का वित्तीय दर्शन करेंगे। अरे ऐश्वर्या राय, हाय। सर, चार्ट ड्रॉ करना है मेरे साथ साथ में, ठीक है? एक पेन ले लो, मस्त बुक ले लो, और पेन से बुक के अंदर लिखना शुरू करो। स्टार्ट करते, फोकस करना। आर यू गाइज रेडी? सो एलएलपी के वित्तीय दर्शन के अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन होंगे। एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन होंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि एलएलपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। और साथ में हम पढ़ेंगे कि एलएलपी का एनुअल, स्पेलिंग अच्छे से लिखना वरना कुछ अजब हो जाएगा, एनुअल रिटर्न। नहीं समझ में आया? पोगो, डोंट वरी। सो एलएलपी का कौन सा रिटर्न बोले एक बार उसे? एनुअल रिटर्न किस प्रकार से फाइल किया जाता है। आर यू गाइज रेडी? 3 हेडिंग डाल दिया सबने। सो 3 हेडिंग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एनुअल, क्या बोले एक बार उसे? रिटर्न। इसमें एलएलपी का वित्तीय दर्शन खत्म हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम में सबको हर हर महादेव। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एलएलपी ने एवरी ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ग्रीन कलर दिखता नहीं है क्या तुमको? क्या जिंदगी हो गई है तुम्हारी? काला पसंद है क्या तुम्हें? काला काला लाल। तुम ब्लैक बोले तो इसलिए पूछा काला पसंद है क्या? मैंने क्या गलत बोला जीवन में? सो मैं भी कलर की ही बात कर रहा हूं, तू क्या सोच रहा था? सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है एलएलपी के, उसके अंदर सबसे पहले एवरी ईयर के लिए या एवरी ईयर आपको मेंटेन करना है बुक्स एंड क्या बोले से अकाउंट्स एवरी ईयर। लिव लगा। पॉइंट नंबर 8, कौन से बेसिस पे मेंटेन करें? कैश सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम? कैश या एक्रूअल? अब बेसिकली इन्होंने बहुत नशा करके लिखा हुआ है। बोले एक तो एक्रूअल चलेगा, बराबर ना एक्रूअल का स्पेलिंग, और कैश भी चलेगा, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैश में कौन मेंटेन करता है भिखारी? सो मेरे को ये पसंद नहीं आया, पर एग्जाम में आपको यही लिखना है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, जब एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, क्या होगा बोले एक बार? एंड। वहां से 6 मंथ्स के अंदर
फाइनेंशियल ईयर एलएलपी का जब एंड होगा वहां से कितने मंथ्स के अंदर बोले एक बार सर 6 मंथ्स के अंदर एलएलपी ने एक सॉल्वेंसी स्टेटमेंट बनाना है। कौन सा स्टेटमेंट बोले एक बार सर? सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, ये बताने के लिए कि एलएलपी अभी भी जिंदा है और उसके असेट्स और लाइबिलिटीज अच्छे से चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, एलएलपी ने एवरी ईयर ऑडिट करवाना जरूरी है। एवरी ईयर ऑडिट इज कंपल्सरी। एंड पॉइंट नंबर 5, मुझे तो एलएलपी कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी? लगाओ बोली। भिखारी लोगों, ईयर्स की लाइक लगानी है बोली, 40 लाख बोले। जब तक है जान, जब तक है क्या बोला? जान, जान, ओके हाँ। सो कब तक के मेंटेन करे? कब तक मेंटेन करे बोलो? लिखना, मेंटेन अकाउंट्स टिल 8 ईयर्स। मेंटेन अकाउंट्स के लिए कितना साल बोले एक बार? 8 ईयर्स। क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर इफ इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इट शॉल मेंटेन द अकाउंट्स फॉर 8 ईयर। कंपनी को भी 8 साल है, एलएलपी को भी 8 साल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो 8 साल तक के मेंटेन करना है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है एक्चुअली? अगर पूछा है तो अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस बारे में। करना है नहीं करना है? आपको बताओ, जिसने भी लॉ ड्राफ्ट किया है ऐसा लगता है वो हर लॉ में अलग नशा करता है। अब ये बात निकली है तो थोड़ा सा बोल दूं, ये इंटर के ऊपर तुम्हारे साथ ये हादसा होने ही वाला है, तो लेट दिस हैपन नाउ। कल लगने वाली आज ही लग जाए। पूछो क्या? कंपनीज एक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल मेंटेन करने होते, इनकम टैक्स में 7 साल। हाँ, इनकम टैक्स के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इनकम टैक्स के वो 7 साल, बैंकिंग कंपनी है तो 5 साल, स्टॉक एक्सचेंज है तो 5 साल, एंड अमलगमेटेड कंपनी है तो टिल द अप्रूवल ऑफ सीजी। अब इसमें कोई सेंस नहीं है, मुझे भी आज तक नहीं मिला, तो तुम भी मत ढूंढो। आंसर हो गया खत्म, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि इसमें सच में कोई लॉजिक नहीं है। अगर इसमें लॉजिक रहता तो सबके ईयर एक जैसे होने चाहिए थे, पर है नहीं, इसका मतलब ही लॉजिक नहीं है ना। क्यों? इसके पीछे भी रीजन बोलता हूं। कंपनीज एक्ट है 2013 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 5 साल बोलता है वो है 1949 का, इनकम टैक्स एक्ट जो 7 साल बोलता है वो है 1961 का। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ईयर्स बढ़ाते जा रहे हैं। सो अगर 2080 में कोई लॉ बनेगा वो बोलेंगे 50 साल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक्चुअली इसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई मतलब मैं ऐसे नहीं कि तुम्हारे मजाक उड़ाने के लिए बोल रहा हूं या क्या, मेरे को बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी क्या 99% चीजों के लॉजिक पता होता है। ये वो कीटाणु है जो 99% के बाद डेटॉल भी नहीं मार सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? एंड देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। अब इसके लिए क्या करना है या कैसे करना है, देयर इज नथिंग। 8 साल बॉडी कॉर्पोरेट के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने मतलब करने हैं। अच्छा, इन्होंने थोड़ा भी अगर दिमाग लगा रहता तो एटलीस्ट इनकम टैक्स में लिख सकते थे 8 साल। चलो, कंपनीज एक्ट 1956 में आया, इनकम टैक्स 1961 में आया, तो दोनों में 8-8 साल लिखते थे ना। हाँ, फिर सीए फाउंडेशन के बच्चे इंटर के बच्चों को टॉर्चर कैसे करेंगे? तो तुमको टॉर्चर करने के लिए 7 साल, 8 साल, 5 साल ऐसे अलग अलग लिमिट दिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। आइडिया क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना। मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टिल हाउ मेनी इयर्स बोले के बाद जो से 8 इयर्स। 6th वाला पॉइंट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इन केस ऑफ क्या लिखवा जो से कॉन्ट्रावेंशन, पेनल्टी है 100 रुपीज पर डे की। मतलब अगर आपका कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, तो 100 रुपए क्या बोले जो से पर डे। अगर ये एलएलपी है तो एलएलपी को मैक्सिमम 100 पर डे के हिसाब से ₹1 लाख का पेनल्टी है। एंड अगर ये ऑफिसर है एलएलपी का जिसके वजह से तकलीफ हुई है, तो उसको मैक्सिमम पेनल्टी है अप टू ₹50,000, जो ऑफिसर रहेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी मैनेज करता है ना सब मेरे सुस्त रत्नो? समझ में आया? बोलो। चलो, समझ में आया सबको? उधर कॉर्नर सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है पक्का? लास्ट बेंचर्स, अरे बोलो ना हाँ या ना। चलो, सो ये हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस के प्रोविजंस खत्म।
किसी को अगर जिंदगी में लगता है सर इसका एक आधा सेक्शन वेक्शन फेंक के मारो हमको, तो ले लो सेक्शन नंबर 34। याद नहीं रखा तो भी चलेगा, एलएलपी के सेक्शंस इतने याद रखने की तकलीफ नहीं है, मेन कंपनीज एक्ट के ही याद रखो, क्योंकि कंपनीज एक्ट तुम्हारा मेन प्रैक्टिसिंग लॉ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बैठ जा नीचे, ठीक है, बात मत करना सर। और साइड वाले ने बात की, चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? ओके, अब मैं दूसरे वाले एरिया में जा रहा हूं। बाकी दोनों पॉइंट्स बहुत छोटू छोटू पॉइंट्स है। कैसे पॉइंट्स है? ओके, अब बात कर रहे हैं एलएलपी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा क्या? हैव यू एवर हर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है? क्या होता है? क्या? अच्छा, एएस होता है। व्हाट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, व्हाट द एएस? मतलब इस ऐसा आंसर दिया है कि एस में एक और एस लगाने की मच्छा हो गई। ध्यान देना, फोकस करना अच्छे तरीके से, पूछो क्या? थोड़ा सा ज्ञान बांटू, चलेगा? बात है, जब इंडिया में कंप्लायंस के लिए 3 बॉडीज बनी थी। कंप्लायंस के लिए कितने बॉडीज बनी थी? 3। सबसे पहले ऑडिटिंग टैक्सेशन मैटर्स के लिए इंडिया में बनाया गया था आईसीएआई को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लॉ कंप्लायंस मैटर्स के लिए, मेनली कंपनी लॉ कंप्लायंस मैटर्स के लिए बनाया था आईसीएसआई को, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मैटर्स के लिए बनाया था आईसीएमएआई को। इन 3 अथॉरिटीज को, 3 बॉडीज को 3 पावर्स दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपको पता है ये 3 बॉडीज के ऊपर भी एक बॉडी है जिस बॉडी में आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। नाफरा, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में आप कंप्लेंट कर सकते हो अगेंस्ट आईसीएआई। चलो चलो नाफरा, बहुत कंप्लेंट है, बोलो हाँ या ना? सो नाफरा ने सीजी के साथ मिलकर इन 3 अथॉरिटीज को पावर दिया कि ये इनके स्पेशलाइजेशन वाले मैटर्स में, जैसे आईसीआई का है अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिट, इनके स्पेशलाइजेशन के मैटर्स में ये बॉडीज कुछ रूल्स क्रिएट करे। क्या क्रिएट करे? रूल्स, जो पूरे इंडिया के सभी लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग बाया? Baya, are you understanding? So accounting standards and auditing standards. Then Institute of Company Secretaries of India have created the compliance standards via compliance stand. Hey, sister. Focus. Don't look back, I'm talking to you. So compliance standards. Which standards? Compliance standards. Are you understanding? And the Institute of Cost and Management Accountants of India. Have I mispronounced it? Institute of Cost and Management Accountants of India have created costing standards. Costing standards. As students of the Institute of Chartered Accountants of India, Pinky, focus. So as the students of the Institute of Chartered Accountants, they Pinky, don't talk to yellow. Hey yellow, don't talk to Pinky. You can't talk to each other. You don't match. How can yellow and the pinky match? Focus.
So, are you understanding? So, as the students of the, are you understanding through brain, not through other parts of the body? So, as the students of the Institute of Chartered Accountants of India, you have to follow the accounting and the auditing side. Now, the only question is whether LLP need to follow the accounting and the auditing standards. Yes or no? Yes or no? So you should note this down, that these three laws are applicable. In the case of LLP, the compliance standards are not applicable because the compliance standards are for Companies Act 2013. और ये compliance standard, ये जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 के रे बाबा, समझा के रे तेरे को? तो ये एलएलपी कंपनी है क्या रे? तो उसको कंप्लायंस कंपनीज एक्ट का कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ना. रही बात कॉस्टिंग स्टैंडर्ड की, तो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट को लगते रे बाबा. अरे समजलं का तुम्हाला? अगं पिंके, सो दीज अप्लीकेबल टू ओनली कौन सा बोले एक बार जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी. तो अगर एलएलपी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसको कौन से स्टैंडर्ड लगने चाहिए बोले एक बार? कॉस्टिंग. सो दिस इज हाउ द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, लिख लो इसको, गो फॉर इट पास, राइट दिस डाउन फास्ट. ये इसका नाम क्या है? हंसना. आज से तेरा नाम हंसना. काय संबंध? कुछ भी बेकार लोग है, मैं बता रहा हूं तेरे को. चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ ना. लिखो पटापट. आगे पिंक के लिए लगा. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए किसी को कोई सेक्शन याद रखना है? इट्स 34A. 34A. शरडन. मैं जा रहा हूं रिटर्न्स के ऊपर, फोकस कीजिएगा अच्छे से. सबसे पहली बात तो रिटर्न्स, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिटर्न्स? क्या? वापस लेना? राहू दे प्लीज, मंडळा बारी है. ठीक है. एनुअल रिटर्न का मतलब होता है, अब एनुअल रिटर्न ये वर्ड आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे आएगा. हंसना. सो एनुअल रिटर्न ये वर्ड आपको अलग अलग जगह पे आएगा. मैं उसका दोनों तीनों का आपको मीनिंग बोल के रखूं. एनुअल रिटर्न का मीनिंग अंडर कॉर्पोरेट लॉ, बच्चों प्लीज फोकस, बचे हुए जगह पे ध्यान मत देना और लिखना शुरू कर दो. अंडर कॉर्पोरेट लॉ लिखना साथ साथ में, एंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट.
क्योंकि आगे जाके आपको इसमें कंफ्यूजन कंफर्म होगा। अंडर द कॉर्पोरेट लॉ एनुअल रिटर्न का जो मतलब होता है वो बहुत सिंपल है। एनुअल परफॉर्मेंस, एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट, पूरे साल भर में कॉर्पोरेट ने किस प्रकार परफॉर्म किया उसका सिनॉप्सिस मतलब एनुअल रिटर्न। हाउएवर इनकम टैक्स में जो आप रिटर्न फाइल करते हो इट इज फॉर एनुअल असेसमेंट ऑफ टैक्स, एनुअल असेसमेंट ऑफ क्या लिखा से टैक्स। इनकम टैक्स में आप फाइल करते हो तो उसमें टैक्स असेसमेंट होता है कि भैया कितना टैक्स पे करना है। नाउ इफ यू आर गोइंग फॉर एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेट, कि कॉर्पोरेट का एनुअल परफॉर्मेंस कैसा है ये अगर आपको देखना है तो हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। अब मैं यहां पे स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूं एलएलपी का। इन केस ऑफ एलएलपी बोला गया है कि जब एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहां से लेके 60 डेज में, हाउ मेनी डेज बच्चों बोले एक बार, 60 डेज में आपने फाइल करना है एनुअल रिटर्न विथ आरओसी। आपने फाइल करना है एनुअल रिटर्न विथ आरओसी। अब एक बार थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेट कंफर्मेशन ले ले। कैन यू टेल मी नॉर्मली आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2000 XY, ये चलो YZ तुम्हारी मर्जी। सो 31 मार्च 2000 YZ को आपका अगर एनुअल सॉरी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो यहां से कितने दिन दिए हैं बच्चों बोले एक बार? 60 डेज। सो इफ यू कैलकुलेट 60 डेज, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 30, दैट इज 30th ऑफ मई 2000 YZ तक के आपका एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सुन नो, ये चीज को याद रखना। क्या हुआ 31 को? अरे मई में 31 होते पर मिलते तो 60 डेज ही है ना। अरे 60 डेज बोला है, 2 मंथ्स नहीं। तुमको समझा क्या? इट इज 60 गिनो एक बार 1 से। हाँ कंफर्म पहुंच जाना, ठीक है आगे। सो ये चीज को याद रखना, 30 में 2000 क्या बोले एक बार जो से YZ, इस दिन तक के आपका एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। इसमें भी जीवन में तुमने डिफॉल्ट किया, कॉन्ट्रावेंशन, अगर इसमें भी जीवन में तुमने क्या किया बोले एक बार जो से कॉन्ट्रावेंशन, ₹100 पर दिवस। जर LLP असेल तर मॅक्सिमम कितनी? ₹1,00,000 आणि DP असेल तर मॅक्सिमम ₹50,000 फुल स्टॉप। वित्तीय दर्शन या चार्ट मध्ये संपत। झेपलं का? झेप्या का? Are you guys ready? सांगा हो। ओके यहां तक समझ में आया? चलो अगला रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। कन्वर्जन, सिर्फ कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अगला हेडिंग डालना रजिस्टर में कन्वर्जन इनटू एलएलपी। कन्वर्जन इनटू एलएलपी। पॉइंट नंबर 1। अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे नशे एक साथ किए हैं। इसमें पहले टॉपिक शुरू करने के पहले बोल दूं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई मुझे गाली नहीं देगा, जिसको जो भी गाली देनी है देना। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, फॉर कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी conversion of firm into LLP. The process is given
The process is given in schedule 2. The process is given in schedule 2. इधर अरे लिखना है, क्या चल रहा है तुम दोनों तीनों का? दो फोन पे लगे हैं, एक बैग से कुछ चौथा कुछ तो भी भलता ही कर रहा है। क्या कर रहे हो चारों? बीकॉम का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखना, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, conversion of private company into LLP require compliance of schedule 3, require compliance of schedule 3। लिखा? ये दो सेंटेंसेस पढ़ के तुमको कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब तुम ये सोचोगे कि इसमें शेड्यूल 2 और 3 का प्रोसेस अब लिखवाएंगे सर, घंटा लिखवाएंगे। इंस्टीट्यूट ने शेड्यूल 2 और 3 के प्रोसेस दिए ही नहीं है सिलेबस में। समझ रहे हो तुम? मतलब तुम समझ रहे हो हमको क्या क्या झेलना पड़ता है जीवन में? मैं इतना मोटिवेट हो गया, बोला शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 पढ़ाने का है, पेज पलट के देखता हूँ चैप्टर खत्म। यार कोई सेंस नहीं है चीज का, कौन करता है ऐसा? अच्छा, अब इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसको कुछ ठीक तो करते। ठीक देखो किस प्रकार से किया है। पॉइंट नंबर 3, आरओसी आफ्टर सेटिस्फाइंग, किसको मालूम नहीं? आरओसी आफ्टर सेटिस्फाइंग that firm, private company, firm comma private company comma unlisted public company has complied with the provisions, firm private company comma unlisted public company has complied with the provisions of conversion issue a certificate of registration of LLP, issue a certificate of registration of LLP। इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ किसका? LLP। मतलब अगर इन्होंने प्रोसेस कंप्लाई की, कौन सी प्रोसेस? शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 की, वो कहां है भगवान जाने, और वो कंप्लाई की तो बोले तुमको डायरेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ LLP मिल जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि मेरे को तो घंटा समझ में नहीं आ रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना। मतलब इन्होंने शॉर्टकट मारा है, वो भी इतना शॉर्ट मारा है, हाँ कि कट नहीं हो गया नालायक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला मेन पॉइंट, LLP within 15 days of conversion, LLP within 15 days of conversion and registration LLP under 15 days of conversion and registration or registration and लिख लो और लिख लो, जो भी लिखा है कि मीनिंग है। मेरे को एक बात बताओ, बिना रजिस्ट्रेशन के कन्वर्जन होगा? बिना कन्वर्जन के रजिस्ट्रेशन होगा? एंड लिखो, हाँ एंड, एंड और कोई एंड ही लिखना अभी, ठीक है? हाँ, लिख लिया, जिसने और लिखा काटो, ठीक है? एंड लिखो, खुश? सो कन्वर्जन एंड रजिस्ट्रेशन, notified to Partnership Act, notified to Partnership Act and Companies Act about the same, Partnership Act and Companies Act
एंड कंपनीज एक्ट अबाउट द सेम। लिख लिया सबने? आया ना? चलो नेक्स्ट वन, अगला। सेम सेम, SAME। सेम मतलब? अरे भिखारी, यहां सेम मतलब क्या होता है? सारखा बोल रहे। सेम मतलब अबाउट कन्वर्जन। आगे नेक्स्ट पॉइंट। There will be following effect of registration. There will be following effect of registration. And or conversion. And or conversion. Following effect of registration and or and on sorry, conversion लिखा सबने? पॉइंट नंबर 1, the LLP will get new certificate of registration, मतलब उसमें सब पॉइंट। LLP will get new certificate of registration. LLP will get new certificate of registration. Point number 2, all the assets and liabilities of old entity, all the assets and liabilities of old entity will be transferred to new LLP, will be transferred to new LLP. Point number C, all employment contracts, point number C, all employment contracts of old entity, all employment contracts of old entity will be transferred to new LLP. Point number D, all litigation pending against, all litigation pending against, all litigation pending against old entity will be transferred to new LLP, will be transferred to new LLP. Point number E, the new LLP will be liable for all, point number E, the new LLP will be liable for all the acts of the old entity. New LLP will be liable for all the acts of old entity. आंसर समझ में आ रहा है? जोर से बोलो यस और नो। यहां तक समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी यस और नो? कन्वर्जन का प्रोसेस आइडिया क्लियर है? एक्चुअली इसके ऊपर सवाल पूछने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं फालतूगिरी करके रखी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में बट स्टिल अगर पूछा गया तो कैश मार्क्स मिल जाए इसलिए अपन ने लिख के रखा है और ऐसा ही लिख के आने का। ठीक है, ये छोड़ के दूसरा कुछ लिखने की कोशिश करने का नहीं, उसको बहुत अच्छे से डाइसेक्ट करके दिया है मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर मैं जा रहा हूं। अब हम देखने वाले हैं अगला कंटेंट, दैट इज वाइंडिंग अप ऑफ LLP। व्हाट इज वाइंडिंग अप गाइस? बंद करना। So winding up of LLP. Shall are you guys ready? Everybody बोलो हाँ है ना? सबका ध्यान है बोर्ड पे? मेरे साथ साथ आप ड्रॉ कर सकते हो कृपया। LLP के वाइंडिंग अप के बच्चों दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, WU हट हट हट।
सो पहला रीजन है क्या बोले एक बार, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, WU वू। समझ में आ रहा है सबको? नाउ व्हाट इज वॉलेंटरी वाइंडिंग अप? पहला तो वॉलेंटरी वर्ड का मीनिंग क्या है ये बताओ प्लीज, खुद से, मन मर्जी से। सुयो मोटो, हैव यू हर्ड सुयो मोटो? ओके, एक और टर्म समझ लो, SUOMOTO, सेम मीनिंग। सुयो मोटो वाइंडिंग का मतलब मन मर्जी से वाइंडिंग अप, वॉलेंटरी। सो वॉलेंटरी को लैटिन मैक्सिमा में कहा जाता है सुयो मोटो। अब जब तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो तुमको लैटिन के फ्रेजेस बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। सुयो मोटो, पेरीपासू, सुना है ये? डिफैक्टो, डिजोरे, एजुस डेम जनरेस, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस सुना है ना? वो भी है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्वांटम क्या? क्वांटम मेरिट, सुट फॉर क्वांटम मेरिट, बोलो हाँ है ना? क्वांटम पोरोनिया एक्सपोसिशियो, एजुस डेम जनरेस, नॉसिट्यूरिया ओसोसिस, एक्सप्रेसियो नियस्ट एक्सक्लूसियो अल्टेरियस। जैसे 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 आगे बढ़ोगे फाइनल तक के तो इंग्लिश कम होता जाएगा, लैटिन बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो अलग अलग फ्लेवर से पढ़ना चाहिए ना तुमने, हाँ है ना? तो ये चीज को याद रखना। सो पहला कौन सा है बोले एक बार उसे, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, जिसको सुयो मोटो वाइंडिंग अप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुयो मोटो। और मेरा एक बहुत जोर से मेरे को सवाल है, पूछो क्या? अगर LLP खुद ही LLP वाले लोग बंद करना चाहते हैं तो पहली बात, मेजॉरिटी पार्टनर्स का अप्रूवल चलेगा या सबका लगेगा? मेजॉरिटी या सबका? इसके दो तरीके हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। आई एम टेलिंग यू 2 वेज, फोकस बच्चों, ध्यान प्लीज। ईदर इट शुड बी एग्रीमेंटेड क्लॉज, कि LLP के अंदर आप ये क्लॉज लिख डालो कि भैया हम LLP बंद करने वाले हैं। अगर आपने क्लॉज ही लिख दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो अप्रूवल की भी जरूरत नहीं, फिर जिस दिन आएगा अपने आप बंद हो जाएगा, आपको सिर्फ लिक्विडेशन करना है। सो LLP में एग्रीमेंटेड क्लॉज लिखो, पर ये एग्रीमेंट में लिखेंगे क्या, कैसे बंद करना है, कब बंद करना है? तो दिस एग्रीमेंट कैन बी 3 वे स्पेसिफिक। कितने वे स्पेसिफिक हो सकता है? 3 वे। इट कैन बी अ डेट स्पेसिफिक, कि इस दिन बंद करना है। इट कैन बी इवेंट स्पेसिफिक, कि भाई साहब कोई बिल्डर है, बिल्डर ने बोला ये टाउनशिप बनने के बाद में हमारी LLP बंद, तो टाउनशिप बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो, सेटल करो, बंद कर दो। इवेंट स्पेसिफिक, कि भैया टाउनशिप खत्म हो गई बनाना, LLP बंद। कितने तो भी बिल्डर इसी कंसेप्ट पे चलते हैं भाई साहब। आपको भले ही बिल्डर का नाम कुछ और दिखेगा, पर जब आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन घर का करने जाओगे ना, आपको समझ में आएगा ये तो जो बिल्डर का नाम है वो तो है ही नहीं, ये तो भलती फर्म है। क्योंकि हर बिल्डर, हर बिल्डिंग, इवन हर टाउनशिप अलग फर्म के नाम पे लेके जाता है, सो दैट प्रॉफिट सर्कुलेट करना आसान होता है, टैक्सेस कम लगते हैं। समझ में आ रहा है सबको, है ना? एंड थर्ड वाला, इट कैन बी अ टाइम स्पेसिफिक। सर टाइम स्पेसिफिक एंड डेट स्पेसिफिक में फर्क क्या है? टाइम का मतलब होता है पीरियड, इट कैन बी अ रफ पीरियड, वेग पीरियड, जैसे सीजन। जैसे इस बार मैंने बोला कि हम एक LLP बना रहे हैं समर के पहले मैंगोज बेचने के लिए, आम बेचने के लिए। अभी नेवर नो मैंगोज कब खत्म होंगे, हालांकि पीरियड थोड़ा सा सर्टन है कि भाई साहब जून से लेके जुलाई के बीच में बंद करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? पर कैन यू टेल द स्पेसिफिक डेट जिस दिन बंद होगा? जैसे शुगर इंडस्ट्रीज वर्क करती है, शुगर इंडस्ट्रीज भी पीरियड स्पेसिफिक चलती है, इट कैन नॉट बी अ डेट स्पेसिफिक, क्योंकि जब तक गन्ने का सप्लाई चलता रहेगा तब तक आप शुगर मैन्युफैक्चर करते रहोगे। जिस दिन गन्ने का सप्लाई बंद, उस दिन आपकी शुगर मैन्युफैक्चरिंग बंद, बोलो हाँ या ना? सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ डेट स्पेसिफिक एंड अ पीरियड स्पेसिफिक। डेट स्पेसिफिक मतलब एब्सोल्यूट डेट स्पेसिफिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली ने LLP बनाई माइनर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, कि जिस दिन ये माइनर बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उस दिन LLP बंद। इट इज अ डेट स्पेसिफिक। वो डेट पहले से ही पता है, क्या पीरियड की जरूरत है कि इसमें ऐसा है कि 2-3 महीने में फिर माइनर से मेजर बन रहे? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जोर से बोले सर नो। तो डेट स्पेसिफिक बिकम्स वेरी सर्टन, पीरियड स्पेसिफिक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्लियर है? ये 3 तरीके से आप एग्रीमेंट करके LLP को वाइंड अप कर सकते हो, एग्रीमेंटेड वाइंडिंग अप। लेकिन अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, तो आप LLP को किस प्रकार से वाइंड अप करोगे गाइस? अभी आपके मॉड्यूल वगैरह में कहीं नहीं लिखा है, पर मैं जानबूझ के दे रहा हूं सो दैट यू शुड नो। ठीक है?
सो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई एलएलपी कब वाइंड अप करना है, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के साथ में, ऑल क्योंकि बंद कर रहे हो, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं चल रहा है यहां पे, बंद करने की बात चल रही है भाई साहब, क्लियर है कंसेप्ट? तो सबका कंसेंट लगेगा, ठीक है? एक दो लोग भी उसको कैरी करना चाहते हैं तो एक दो लोग दूसरों का शेयर परचेस करके कैरी कर सकते हैं ना। आप निकल जाओ, जिसको निकलना है एलएलपी में से, खुद का शेयर निकले निकल जावे, हाँ है ना? पर बच्चों को तो चांस मिलना चाहिए कि इतना गुडविल बनाया उसको आगे चलाए। सो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। सभी पार्टनर्स का कंसेंट लो, एलएलपी को लिक्विडेट कर दो। ये दो तरीके हैं वॉलेंटरी वाइंडिंग अप के। कितने तरीके बोले एक बार से? दो। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों में क्या कह रहा हूं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्लियरली? लास्ट बेंचेस सबको क्लियर है? पक्का बोलो हाँ या ना। अब मैं वॉलेंटरी तरीके छोड़ के आई एम गोइंग फॉर कंपल्सरी तरीके, ठीक है? कि एलएलपी को अगर आपको कंपल्सरीली वाइंड अप करना है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए उसी के अंदर ट्री डायग्राम में, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, कंपल्सरी वो। अब कंपल्सरी वाइंडिंग अप अगर एलएलपी का करना है तो क्या एलएलपी खुद करेगी या कोई अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी? तो आ गया भाई साहब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एलएलपी को 6 पॉइंट पर वाइंड अप कर सकता है। 6। सबसे पहला पॉइंट, अगर एलएलपी के खिलाफ एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया वाइंडिंग अप का, ठीक है? एलएलपी के खिलाफ एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया वाइंडिंग अप का ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी, मतलब एलएलपी के ही कुछ पार्टनर्स ने एनसीएलटी को अप्लाई किया था कि भाई साहब हमारे फर्म में फ्रॉड चल रहा है, हमारे पैसे बर्बाद होने वाले हैं, अगर हम वाइंडिंग अप करने जाए तो सभी पार्टनर का अप्रूवल लगेगा, तो हम वाइंडिंग अप नहीं कर पा रहे। समझो 10 पार्टनर है, 8 पार्टनर ने मिलकर फ्रॉड किया, 2 लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो 2 कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिना सबके अप्रूवल के फर्म वाइंड अप नहीं हो सकता, और अगर समय बीतता जाएगा तो पैसा भी रोल होता जाएगा। बोलो हाँ है ना? सो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इसको एनसीएलटी को कि भैया ऑर्डर पास करो, फर्म को वाइंड अप करो, हमारा पैसा बचाओ। सो ऑन एप्लीकेशन बाय एलएलपी और पार्टनर्स, ये पहला तरीका। दूसरा रीजन क्यों कंपल्सरी वाइंडिंग अप एनसीएलटी कर सकता है इज नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। Number of partners falls below statutory minimum. What is statutory minimum? Partners below 2 or designated partners below 2. This is statutory minimum. And this position continues for 6 months. Continues for कितना months बोले एक बार जो से? 6 months. 6 महीने तक ये सिचुएशन चल रहा है भाई साहब। मतलब एलएलपी में एक्चुअली एक ही पार्टनर है, फिर पार्टनरशिप क्यों बोल रहे हो? प्रोप्राइटरशिप बोल लो, 1 पर्सन कंपनी बोल लो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। तो ऐसे सिचुएशन में एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा, भाई तू रहने दे, तू एलएलपी वाइंड अप कर, तू ओपीसी खोल ले। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? थर्ड वाला रीजन, द थर्ड वन, एलएलपी इज अनेबल टू पे द ड्यूज। एलएलपी खुद के डेट्स पे नहीं कर पा रही, पर वाइंडिंग अप करने के लिए भी रेडी नहीं है। एलएलपी बोल रही है मैं पैसा भी पे नहीं करूंगी, वाइंड अप भी नहीं करूंगी, मैं काम करूंगी। तो मुझे बताओ ऐसा चल पाएगा क्या? नहीं, लाइबिलिटी तो पे करना पड़ेगा, उल्टा और लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 4, एलएलपी इज वर्किंग अगेंस्ट, एलएलपी इज वर्किंग अगेंस्ट किसके खिलाफ? वर्किंग अगेंस्ट किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? एनी गेसेस? इंडिया। एलएलपी इज वर्किंग अगेंस्ट सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देशद्रोही काम चल रहे, हवाला, गफला, टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटी, स्मगलिंग, वर्किंग अगेंस्ट क्या बोले एक बार? सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत माता की। पॉइंट नंबर 5, डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स टू आरोही फॉर 5 years। 5 साल तक के कोई स्टेटमेंट या रिटर्न फाइल नहीं किया। अगर 5 साल तक कोई स्टेटमेंट या रिटर्न फाइल नहीं किया, कैसे माने बेटा? लाले ध्यान। सो स्टेटमेंट और रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं किया, कितने साल तक बोले एक बार जो साहब? 5 साल। क्या गारंटी एलएलपी चल रहा होगा? एंड क्या गारंटी फेक एलएलपी नहीं है?
जाली भी तो हो सकता है, प्रॉफिट जाली करने के लिए। वो नहीं क्या दिनशॉ मानिक जी पेटेंट में 4 कंपनी बनाई थी, हो सकता है ऐसे 4 एलएलपी बनाए हो भाई साहब। तो 5 साल तक स्टेटमेंट और रिटर्न फाइल नहीं किया, आपकी एलएलपी बंद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनसीएलटी फिट्स सुमोटो। एनसीएलटी के मन में आया, बोले एलएलपी का कुछ खरा नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा, एविडेंस तो नहीं मिल रहे पर ठीक तो नहीं लग रहा, तो एनसीएलटी वॉलेंटरीली भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये है 6 केसेस और ये है 3+1 4 केसेस जिसमें एलएलपी वाइंड अप हो सकता है। एग्जाम में आया मस्त पॉइंट वाइज लिख के आने का, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लो इसको, मुझे बताओ कितने तरीके से एलएलपी वाइंड अप हो सकता है? 2। पहला कौन सा? वॉलेंटरी। दूसरा कौन सा? कंपल्सरी। वॉलेंटरी में कितने? 2। पहला एग्रीमेंटेड, दूसरा नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कितने? 3। डेट स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक। क्लियर है? और नो एग्रीमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स का अप्रूवल ले लो, वाइंड अप करो। एनसीएलटी कंपल्सरी वाइंडिंग अप में आता है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में कितने रीजन है? 6। पहला, दूसरा मेंबर्स बिलो, सॉरी पार्टनर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। और कितने महीने तक चला ये? 6 महीने। याद रखना बहुत सारे बच्चे 6 महीने भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब ये लिख देते हैं कि पार्टनर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, 6 महीने लिखना ही भूल जाते हैं। 6 महीने के बाद वाइंडिंग अप होगा बेटा। पार्टनर बिलो मिनिमम तो कभी भी जा सकता है, 2 पार्टनर है, एक मर गया तो नॉमिनी आने तक के तो भैया एक ही बचा ना। समझ में आ रहा है? तो इसलिए 6 महीने पास होनी चाहिए। कितने महीने पास होनी चाहिए? 6। तीसरा वाला क्या था? अनेबल टू पे द ड्यूज। चौथा वाला वर्किंग अगेंस्ट द इंडिया। पांचवा वाला डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न्स फॉर कैटेगरीज कितने साल? 5 ईयर। एंड 6 सुमोटो बाय एनसीएल। यहां एलएलपी के वाइंडिंग अप के प्रोविजंस होते हैं। यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों सबको? जोर से बोलो सर नो। धर्म संकट हुआ, ठीक है आराम से पढ़ाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को, 1-1.5 पेज ही बाकी है। ठीक है फाइन, होमवर्क लेके जाओ जरा, लिखो, 1-2 होमवर्क ले लो। 1-2 कम हो गए, 4 ले लो, कोई दिक्कत। क्या हुआ? सिर्फ 1-2? हाँ 1-2 ही दे रहा हूं। 1 होमवर्क, 2 होमवर्क। 1 होमवर्क 2 होमवर्क ना, वही तो बोल रहा हूं। 1 होमवर्क 2 होमवर्क। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। चेहरे देखो, चेहरे भिखारी लोगों के। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। मिस्टर शामी, शमी शमी, मिस्टर शमी is a partner of, is a partner of क्रिकेट एलएलपी। क्रिकेट को मालूम है ना क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता तुम्हें? मैं नहीं बोलूंगा, अरे बहुत बेकार लगा। लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। मैंने नहीं बनाया, हिंदी में बोलते हैं, तुम चेक कर लेना गूगल के ऊपर, क्रिकेट इन हिंदी, लंबदंड गोलपिंड धरपकड़ प्रतियोगिता, ठीक है। ऐसा लगता है ना कि वो वाली मूवी का नाम है मिस्टर शमी पार्टनर ऑफ क्रिकेट एलएलपी। मतलब वो वाली मूवी के बहुत सारे नाम पढ़े नहीं तुमने भिखारी लोगों? क्रिकेट एलएलपी is confused, is confused about filing of annual return, filing of annual return
and maintenance of books of accounts. And maintenance of books of accounts. Full stop. Mr. Bumrah. Mr. Bumrah. Another partner of Cricket LLP. Suggested Miss Shami to maintain the books. Suggested Miss Shami to maintain the books on cash basis. On cash basis. And told no need to file annual return. And told him no need to file annual return. No need to file annual return. Full stop. Mr. Shami came to you. Please help him. Please help him. लिख लिया सबने? सेकंड क्वेश्चन क्या होगा? बहुत हो गया, एक ही तो दिया. बहुत के लिए प्लूरल तो भी होने दो उसको, दो चार. सिंगुलर में बहुत बोल रहे इसको. लिखो सेकंड क्वेश्चन. नालायक लोगों, संडे कल छुट्टी है, कल क्लास है. किसका? आरजे सर का. ये अलग अलग नाम क्यों आ रहे? एमटी सर का और किसका? बीसीआर का और किसका? तो मैं भी ले लेता हूं ना एक आधा. अरे इतने बहती गंगा में हाथ धो रहे तो मैं भी धो लेता हूं ना. मेरा क्या है जीवन में? वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेट थोड़ा सा, उसमें क्या? दो खून की सजा भी फांसी है, एक खून की सजा भी फांसी है. अच्छा आइडिया है ना? इसने तो जिंदगी छोड़ दी. ये बोल रही मेरे को जीना ही नहीं है. वो ऐसे ऐसे देखना शुरू कर दिया करके. ओके सेकंड क्वेश्चन. हाँ सर, क्या दूसरा क्वेश्चन लिखना नहीं हो रहा? अरे क्या ये इंटर में आएगा रे तू? उधर 5-5 दिन के लिखने पड़ते हैं. 5 क्लास वर्क अलग, वो भी 11 घंटे की क्लास के बाद. जिस प्रकार की तुम आवाजें निकाल रहे हो. लिखो सेकंड क्वेश्चन. ओ नो 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 ओ मुन्ना सोनो मजो कुछ 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 ओ तोड़ा ओ नो नो मुन्ना बाबू बाबू आई लव यू टू बाबू. हाँ मतलब बाबू. लिखो क्वेश्चन नंबर 2. लिखना मिस्टर पाकिस्तान. हाँ मिस्टर बार्बर. हाँ मिस्टर बाबर a partner of Pakistan LLP. Mr. Babar, a partner of Pakistan LLP, want to wind up the same. Mr. Babar, partner of Pakistan LLP, want to wind up the same as it is not performing well. Want to wind up the same as it is not performing well. दूसरा प्लेयर का नाम बोलो. फुल स्टॉप. मिस्टर रिजवान. मिस्टर रिजवान. रिजवान का रिजवान का स्पेलिंग. रिजवान का स्पेलिंग क्या होगा? अरे रिजवान का स्पेलिंग क्या होगा? और सो मिस्टर रिजवान सजेस्टेड मिस्टर बाबर. मिस्टर रिजवान suggested Mr. Babar to take the approval of majority of partners
Full stop. Mr. Babar is not happy with Rizwan. Mr. Babar is not happy with Rizwan. So he gone to Mr. Afridi. Afridi? दोनों के, अरे मतलब दोनों के से किसी भी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं. मिस्टर रिजवान गॉन टू, सॉरी बाबर गॉन टू अफरीदी. मिस्टर ए बाबर मेन टू मिस्टर किसको? आफरीदी. एंड मिस्टर बाबर इज नॉट हैप्पी विथ मिस्टर रिजवान. ये लिखा, हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक है. मिस्टर बाबर इज नॉट हैप्पी विथ मिस्टर रिजवान क्योंकि कुछ हो नहीं पाया. दैट्स वाई दे वेंट टू मिस्टर आफरीदी. हाँ, ही वेंट टू लिखो, दे लिखो. सो ही वेंट टू मिस्टर आफरीदी फॉर बेटर सजेशन. फॉर बेटर सजेशन. फुल स्टॉप. Mr. Afridi suggested to apply to NCLT. To apply to NCLT. Full stop. Now all three are confused. पहले दो ही थे, अब तीनों. Now all three are confused. Came to Mr. Dhoni. Came to Mr. Dhoni. For advice. Full stop. Suggest a suitable course. इंटर नहीं भिखारी, फाउंडेशन ही कोर्स है. Suggest a suitable course. लिव लगा, ठीक है. 2 क्वेश्चन करके आना. आज के लिए इतना काफी करते हैं. जॉल फॉर टुडे है बे. थैंक यू बोलो. दौर संभालो. गुड डे, गॉड ब्लेस यू. मार्क्स 4 नहीं, पहले को 4, दूसरे को 6.